तो अभी पिछले वीडियो में हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 3 टाइप के इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन और कंपटीशन खत्म कर चुके हैं। अब जो बाकी टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, ये 3 टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो टाइप का इंटरेक्शन है वो एक प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है। प्लस माइनस टाइप का यानी कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज का बेनिफिट होता है और दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे को हार्म होता है। जिसको बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। जिसको इस इंटरेक्शन से बेनिफिट मिलता है ना, उसको बुलाया जाता है पैरासाइट। और जिसको यहाँ पे नुकसान होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट। पैरासाइट जो है वो डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर, वो होस्ट से फूड डराइव करता है। जो पैरासाइट होता है वो डायरेक्टली क्या डराइव करता है? फूड फ्रॉम होस्ट। होस्ट से डायरेक्टली फूड ये ऑब्टेन कर लेता है। तो पैरासाइट को फायदा हो रहा है, इसको अपना खाना खुद बनाना नहीं पड़ रहा, डाइजेस्ट नहीं करना पड़ रहा, इसको सिंपल फूड डायरेक्टली होस्ट से मिल जाता है। लेकिन होस्ट का इसमें नुकसान है भाई, जैसे जैसे ये फूड, होस्ट का फूड पैरासाइट ऑब्टेन करता जाएगा तो होस्ट के पास में खाना कम बचेगा, तो टाइम के साथ में ये क्या हो जाता है? गेट्स वीकर। ये टाइम के साथ में कमज़ोर होता जाएगा, इसकी बॉडी वीक होती जाएगी। इसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। अपने आप को मल्टीप्लाई करने का कैपेसिटी या फिर जो रिप्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। ये भी हो सकता है कि होस्ट इतना ज़्यादा वीक हो जाए कि ये प्रीडेटर के लिए वल्नरेबल बन जाए। भाई अगर होस्ट वीक बन जाएगा तो इसको कोई भी प्रीडेटर आके खा लेगा, तो इसको क्या कर देता है पैरासाइट? मेक इट मोर वल्नरेबल। इसको ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है टू अ प्रीडेटर, इन तीनों ही जगहों पर देखो होस्ट ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो रहा है। चाहे हम इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो इसकी लाइफ साइकिल रिड्यूस कर रहा है कौन? पैरासाइट। तो होस्ट का यहाँ पे नुकसान हो रहा है और पैरासाइट का बेनिफिट हो रहा है। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि भाई पैरासाइट को होस्ट से तो फायदा मिल रहा है, तो जब तक होस्ट जिंदा रहेगा तब तक पैरासाइट का बेनिफिट मिलेगा, तो पैरासाइट इसको मार क्यों रहा है? भाई जब तक होस्ट जिंदा रहेगा तभी तक तो पैरासाइट को बेनिफिट मिलेंगे, तभी तक तो उसको खाना मिलेगा। जैसे ही अगर होस्ट मर जाएगा तो फिर पैरासाइट का रहने का जगह भी गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हम इस तरह का प्लस माइनस इंटरेक्शन समझते हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि जो ये कंसेप्ट की आप बात कर रहे हो इसको बोलते हैं आइडियल पैरासाइट। इसको बोलते हैं आइडियल पैरासाइट। आइडियल पैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट है जो होस्ट से बेनिफिट ड्राइव कर ले, अपना तो फायदा कर ले, लेकिन होस्ट को बिना नुकसान पहुंचाए। अपना फायदा कर ले लेकिन होस्ट को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर कोई पैरासाइट आइडियल पैरासाइट में कन्वर्ट होता है तो इंटरेक्शन किस में चेंज हो जाता है? प्लस जीरो में। तो अब ये इंटरेक्शन प्लस माइनस रहेगा ही नहीं, अब ये इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा? प्लस जीरो। और आपको मालूम है प्लस जीरो इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान और बेनिफिट कुछ भी नहीं होता। तो बहुत सारे पैरासाइट अपने आप को धीरे धीरे समय के साथ इवोल्व करके कमेंसलिज्म रिलेशन में इवोल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब वो इवोल्व हो जाते हैं तब उसको पैरासिटिज्म नहीं माना जाएगा। तो आइडियल पैरासाइट होते हैं लेकिन फिर उनको हम कमेंसलिज्म में रख देते हैं। ठीक है, पैरासिटिज्म अगर कंडीशन फुलफिल करनी है तो प्लस माइनस इंटरेक्शन होना ही चाहिए, तभी हम इसको पैरासिटिज्म बोल पाते हैं। अब पैरासाइट जो है ना वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन कि होस्ट की बॉडी पे वो कहाँ पे पाए जाते हैं। क्या वो होस्ट की बॉडी सरफेस पे, बॉडी के ऊपर उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं, या फिर होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो अगर पैरासाइट होस्ट बॉडी की सरफेस पे पाया जाता है, बाहरी सरफेस पे पाया जाता है, ऐसे पैरासाइट को हम बुलाते हैं एक्टोपैरासाइट। लेकिन अगर पैरासाइट होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाए,
उसकी बॉडी के अंदर पाया जाए, तो इस कंडीशन में हम उसको बुलाते हैं एंडोपैरासाइट। तो जो पैरासाइट हैं वो टोटल 2 टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और दूसरे एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट कहाँ पे पाए जाते हैं? होस्ट की बॉडी सरफेस पे, अपॉन होस्ट बॉडी सरफेस, उसकी बॉडी की सरफेस पे पाए जाते हैं। जबकि एंडोपैरासाइट विद इन होस्ट, उसकी बॉडी में, होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, विद इन होस्ट पाए जाते हैं। तो ये हमारे 2 टाइप के मेजर पैरासाइट है। अच्छा, पैरासिटिक रिलेशन के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि पैरासाइट विदाउट होस्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा। पैरासाइट चाहे एक्टोपैरासाइट हो या फिर एंडोपैरासाइट हो, उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। अगर होस्ट को पूरी तरह से उसकी लाइफ में माइनस कर दें, रिमूव कर दें, तो वो इंडिपेंडेंटली कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाता। पैरासाइट का इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 100% ये चीज फॉलो करनी है हमको। अगर हमें ये बात ध्यान में रहेगी ना, तो हम काफी सारे कंफ्यूजन से बच जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आता है मस्कीटो का। बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि भाई जो मस्कीटो है वो हमारा खून पीता है, हमारी बॉडी सरफेस पे आकर के बैठता है, बॉडी सरफेस पे से खून पीता है। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? एक्टोपैरासाइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मस्कीटो जो है वो ह्यूमंस के लिए एक्टोपैरासाइट नहीं माना जाता। मस्कीटो हमारे लिए एक्टोपैरासाइट नहीं माना जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये हमारे खून पर डिपेंडेंट है, हमें परेशान करता है, ब्लड सक करता है, हमें नुकसान भी करता है, डिजीज स्प्रेड करता है, मतलब यहाँ पे तो इंटरेक्शन होना चाहिए प्लस माइनस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये वाली लाइन, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। मस्कीटो जो है ना, मस्कीटो की मेन डाइट ह्यूमन ब्लड नहीं होता, या फिर मैमल का जो ब्लड है वो नहीं होता। जो मस्कीटो की मेन डाइट होती है, जिसपे वो सर्वाइव करता है, वो प्लांट जूस या फिर प्लांट का नेक्टर होता है। जो प्लांट का फ्लावर होता है उसका स्वीट जूस होता है, जिसको हम नेक्टर बुलाते हैं। तो मस्कीटो का मेन फूड जो है वो प्लांट नेक्टर है, उसके फ्लावर का स्वीट जूस। तो फिर मस्कीटो हमारा खून या ब्लड क्यों सक करता है? मस्कीटो को ब्लड सक करने की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग एग लेइंग पीरियड, ड्यूरिंग एग डेवलपमेंट पीरियड। जो उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एग का डेवलपमेंट होता है, उस एग डेवलपमेंट में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एग डेवलपमेंट करवाने के लिए इनको ब्लड की ज़रूरत होती है, ताकि हाई न्यूट्रिशियस फूड इनको मिल सके। अब ये जो एग डेवलपमेंट है, ये तो सिर्फ फीमेल्स में पाया जाएगा। भाई एग मेल में तो डेवलप करते नहीं है, किस में डेवलप करते हैं? सिर्फ फीमेल में डेवलप करते हैं। इसका मतलब मस्कीटो में से भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल मस्कीटो ह्यूमन ब्लड सक करती है। कौन सी? फीमेल मस्कीटो। मेल मस्कीटो को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती ह्यूमन ब्लड की, वो पूरी तरह से प्लांट नेक्टर पे डिपेंड करता है। फीमेल भी नॉर्मली फीमेल प्लांट नेक्टर पे ही डिपेंड करती है, लेकिन जब एग लेइंग सीजन आता है, एग डेवलपमेंट के दौरान उसकी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो वो डायरेक्टली ह्यूमन ब्लड के ऊपर में डिपेंड कर रही होती है। क्योंकि मस्कीटो अपनी सर्वाइवल के लिए ह्यूमन ब्लड पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक पर्टिकुलर स्टेज में ह्यूमन ब्लड पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम उसको एक्टोपैरासाइट या फिर पैरासिटिक रिलेशनशिप नहीं मानते। ठीक है, वो एसेंशियल रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हमें, ये वाली लाइन इसीलिए हमने बताई थी, पहले याद रखना है। इसी रूल को फॉलो करते हुए कुछ रिलेशनशिप देखते हैं और हम पता करते हैं, हम ये समझते हैं कि भाई इसको हम पैरासाइट रिलेशनशिप मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। और पैरासाइट रिलेशनशिप है तो किस तरह का पैरासाइट? एक्टोपैरासाइट या फिर एंडोपैरासाइट। तो पहला रिलेशन है टिक्स ऑन डॉग्स। जो टिक्स होती हैं
जो डॉग के एक कान के पीछे और उनकी गर्दन पर लग जाती हैं, है ना, उनकी आंखों के आसपास एरिया में लग जाते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं। तो याद रखो ये जो टिक्स हैं डॉग के ऊपर में, दीज आर एक्टोपैरासाइट। ये बिना डॉग के ब्लड के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सो दीज आर एक्टोपैरासाइट। इसी तरह से ह्यूमंस के लिए अगर हम एक्टोपैरासाइट देखें तो हमारी जो लाइस होती हैं, जो जुएं होती हैं, हमारे सर में जो जुएं लग जाती हैं, वो भी एक्टोपैरासाइट के अंदर आएंगे। लाइस ऑन ह्यूमंस। लीच, जिसको जोंक भी बोलते हैं, हिंदी में इसको जोंक बोलते हैं। तो लीच जो होती है वो ह्यूमन ब्लड सक करती है या मैमल ब्लड सक करती है, तो इसलिए ये भी एक्टोपैरासाइट कंसीडर की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट एक्वेटिक एक्टोपैरासाइट है कोपपॉड। कोपपॉड एक फिश होती है जिसका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, कुछ इस तरह का। इसका माउथ जो है वो सर्कुलर सकिंग होता है। यहाँ पे इस तरह के टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रेजेंट है? टीथ। अपने इन टीथ की मदद से ये जो वेल होती है, जो शार्क होती है, उसकी बॉडी पे जाकर चिपक जाती है डायरेक्टली और यहाँ से ब्लड सक करती है, उसकी बॉडी से डायरेक्टली ब्लड सक कर रही होती है। तो ये जो कोपपॉड्स हैं, दीज आर ऑल्सो एक्टोपैरासाइट। तो ये भी एक्टोपैरासाइट की तरह ही वर्क कर रही होती है। तो ये कुछ एनिमल एक्टोपैरासाइट है। अब हम प्लांट एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। आपको याद रखना है कि भाई सारे के सारे जो पैरासाइट हैं वो एनिमल्स नहीं होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो पैरासिटिज्म रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है अमरबेल या फिर कस्क्यूटा। अगर हम प्लांट पैरासाइट्स की बात करें, तो प्लांट पैरासाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है अमरबेल, जिसको हम कस्क्यूटा भी बोलते हैं। कस्क्यूटा या फिर अमरबेल। ये जो कस्क्यूटा है ये एक कंप्लीट पैरासाइट है या फिर होलो पैरासाइट है। अब होलो पैरासाइट क्या होता है ये भी हम बताएंगे। प्लांट्स के केस में कुछ इस तरह की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं होलो पैरासाइट। देखो कस्क्यूटा जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। उसने अपना क्लोरोफिल लूज कर दिया, लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल। क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल नहीं है तो ये आगे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और अगर फोटोसिंथेसिस ये करेगा नहीं, खाना बनाएगा नहीं, तो ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? होस्ट पे। जो होस्ट प्लांट होता है ना, वो यहाँ से वाटर भी लेगा, फूड भी लेगा, सपोर्ट भी लेगा, सब कुछ यहीं से लेगा। तो ऐसा प्लांट पैरासाइट जो वाटर भी ले, फूड भी ले, न्यूट्रिएंट्स भी ले, उसको बोलते हैं होलो पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट, होलो पैरासाइट का एक और मतलब होता है कंप्लीट पैरासाइट। अच्छा, ये प्लांट के किस पार्ट पे जाकर के पाया जाता है? अगर होस्ट प्लांट की बात करें तो होस्ट प्लांट की बॉडी में जो कस्क्यूटा पाया जाता है वो किस जगह पर पाया जाता है, कौन से ऑर्गन पे पाया जाता है? तो इट इज अ कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। ये उसके स्टेम पर ग्रो करता है, लीफ पर ग्रो करता है, स्टेम पर ऊपर पाया जाता है, तो इसीलिए इसको कंप्लीट स्टेम पैरासाइट कह करके हम बुलाते हैं। ये हो गया कस्क्यूटा। अच्छा, जैसे कस्क्यूटा कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है, इसी तरह से कुछ रूट पैरासाइट भी होते हैं, जिसमें से एक प्लांट आता है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया लार्जेस्ट फ्लावर। जो रेफ्लेसिया है ये भी होलो पैरासाइट है, कंप्लीट पैरासाइट है। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, वाटर के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन ये प्लांट के जो होस्ट प्लांट है उसके कौन से पार्ट पे लगता है? रूट पे। इसीलिए हम इसको कंप्लीट रूट पैरासाइट बोलते हैं। सो इट इज अ कंप्लीट रूट पैरासाइट। रेफ्लेसिया जो है कंप्लीट रूट पैरासाइट। रूट पैरासाइट के दो और एग्जाम्पल हमें याद रखने, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग चैप्टर में दो और एग्जाम्पल पढ़े थे। ओरोबैंग के, ये भी कंप्लीट रूट पैरासाइट है, और दूसरा स्ट्रिगा, ये भी कंप्लीट रूट पैरासाइट है। ये दोनों भी कंप्लीट रूट पैरासाइट की तरह अडेप्टेशन शो करते हैं। ये सारे जितने अभी तक हमने डिस्कस किए ये क्या है? एक्टोपैरासाइट।
तो अभी तक हमने कवर कर लिए एक्टोपैरासाइट। लेकिन जो दूसरा क्लास होता है पैरासाइटिज्म का, पैरासाइट्स का, दैट इज एंडोपैरासाइट्स। जो दूसरा क्लास होता है दैट इज एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट किसी दूसरे एनिमल या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। अब क्योंकि एंडोपैरासाइट किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं, तो इनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा टफ होती है। भाई जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में ये एंटर करेंगे, वो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या चाहता है? होस्ट को किल कर देना, पैरासाइट को किल कर देना। तो अगर एंडोपैरासाइट को प्रॉपरली सर्वाइव करना है, अपने को बचाना है, तो उसको पहले होस्ट के इम्यून सिस्टम को चकमा देना पड़ेगा, उसको होस्ट के इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, उससे बच के रहना पड़ेगा। इसीलिए एंडोपैरासाइट्स की लाइफ साइकिल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल एंडोपैरासाइट्स की दिखाई पड़ती है। एंडोपैरासाइट्स के पास में कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं जो इनको दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करने में मदद कर रहे होते हैं। क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, एक एक करके देखेंगे हम। पहला अडेप्टेशन है कि इसके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स थे वो खत्म हो जाते। भाई जबरदस्ती के एक्स्ट्रा ऑर्गन रखना किसी ऑर्गेनिज्म का शौक नहीं होता। जब इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाना है, तो ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके करेगा क्या? तो इसके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सेंस ऑर्गन के साथ में इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट खाना एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल फूड एब्जॉर्ब करेगा होस्ट की बॉडी से। इसको खुद तो डाइजेशन करना नहीं है। जब इसको खुद डाइजेशन करना ही नहीं है, तो ये फिर डाइजेस्टिव सिस्टम रख कर करेगा क्या? तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो ये सारे ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रिड्यूस हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, कुछ ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ पे ये अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर लेता है, जिसमें सबसे पहला है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है, ताकि ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो पाए। पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट कर पाएगा, तभी वो एफिशिएंसी के साथ में सर्वाइव कर पाएगा, जब वो तेज़ी के साथ स्प्रेड कर रहा हो, जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो किसी भी पैरासाइट का होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में होस्ट की बॉडी से चिपकने के लिए, भाई पैरासाइट को क्या चाहिए, एंडोपैरासाइट को, कि वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद में उसके टिश्यू से चिपकना चाहता है वो। अब उस होस्ट के टिश्यू से चिपकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अडहेसिव ऑर्गन्स रहेंगे। बहुत सारे क्या रहेंगे? अडहेसिव ऑर्गन्स, जैसे कि हुक्स एंड सकर्स। हुक्स रहेंगे, सकर्स रहेंगे। ये दोनों क्या करते हैं? होस्ट के टिश्यू से एंडोपैरासाइट को चिपका के रखने में मदद करते हैं। तो जब वो चिपका रहेगा होस्ट की बॉडी टिश्यू से, तो वहाँ से ब्लड सक करना बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पर हो जाता है। तो ये मेन काम होते हैं। ये कुछ रिप्रोडक्टिव, ये कुछ ऑर्गन सिस्टम है। कुछ सिस्टम ये रिड्यूस कर लेता है और कुछ सिस्टम को ये बढ़ा देता है, ताकि वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पाए अपने पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में। और भी हमें कई सारे अडेप्टेशन मिलते हैं जिससे वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से हाइड करता है। जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे बचने के लिए, उससे छुपने के लिए ये और भी कई तरह के अडेप्टेशंस को फॉलो कर रहा होता है। तो एक्टोपैरासाइट बहुत सारे अडेप्टेशंस करता है। अच्छा, ये तो हमने पैरासाइट के रिलेशन में, पैरासाइट के नज़रिए से सोच रहे हैं अभी हम। अब बात करते हैं होस्ट के रिलेशनशिप नज़रिए से। सोचो भाई, होस्ट तो ये चाहेगा ना कि वो पैरासाइट को जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से निकाल दे। होस्ट के लिए तो वो हार्मफुल है, तो होस्ट तो चाहता है कि ये रिलेशनशिप जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो होस्ट अपने अंदर किस तरह का अडेप्टेशन करेगा? होस्ट अपने अंदर जो अडेप्टेशन करेगा, इन होस्ट ट्राई टू रिमूव और गेट रिड, रिमूव पैरासाइट, अपनी बॉडी से इस पैरासाइट को भगा देना चाहेगा, इसको बाहर निकाल देना चाहेगा। इस तरह के अडेप्टेशंस वो अपनी बॉडी में करेगा। तो होस्ट अपनी बॉडी में वो अडेप्टेशन कर रहा है जिससे वो पैरासाइट को भगा दे, और पैरासाइट अपनी बॉडी में वो अडेप्टेशन कर रहा है जिससे कि वो होस्ट की बॉडी में और अच्छे से सर्वाइव कर पाए।
तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कोइवोल्यूशन, होस्ट और पैरासाइट के बीच में कोइवोल्यूशन देखने को मिलता है, जहां पे होस्ट ऐसे अडेप्टेशन करता है जिससे पैरासाइट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, और पैरासाइट अपनी बॉडी में इस तरह के अडेप्टेशन करता है जिससे उसका सर्वाइवल उसी होस्ट के अंदर में इंक्रीज होता जाए। तो यहाँ पे को इवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा होता है। अब ये को इवोल्यूशन तो हमने बात समझ ली। अब एक एंडो पैरासाइट की लाइफ साइकिल समझते हैं। जैसा हमने बताया था कि भाई एंडो पैरासाइट्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो किस तरह की लाइफ साइकिल वो शो करते हैं, एक बार हम उसको समझते हैं। मान लो यहाँ पे कोई होस्ट है, ए होस्ट है ना, ए होस्ट। यहां पर कोई दूसरा होस्ट है, बी होस्ट। कई बार पैरासाइट एक से ज्यादा होस्ट की मदद लेते हैं, है ना। फिर एक और होस्ट है जिसका नाम है ए होस्ट। मतलब ये दोनों सेम स्पीसीज हैं, ये वाले तो सेम है, ये एक अलग है। यहां पर एक पैरासाइट पाया जाता है, ये जो पैरासाइट है ये दो होस्ट पर डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है और बी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो इसका मेन होस्ट है वो कौन है, ए, और जो बी है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। बी क्या है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट, और फिर से ये मेन होस्ट है ए। तो मेन होस्ट ए है और इंटरमीडिएट होस्ट है बी। कैसे पता करते हैं कि मेन होस्ट कौन सा है और इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है? जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिस भी होस्ट के अंदर में पैरासाइट अपनी सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करे, अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, तो उसको बोलते हैं मेन होस्ट। और जिसके अंदर में वो अपना वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करे, जिसके अंदर में वो अपना वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करे, मतलब सेक्सुअल फेज कंप्लीट ना करे, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करे, तो उस होस्ट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट का सिर्फ एक काम होता है कि उसको नंबर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना, होस्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करना, जिससे कि वो अपने मेन होस्ट को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अफेक्ट कर पाए। जब इसका नंबर वेजिटेटिवली बढ़ा लेता है तो होस्ट को अफेक्ट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, उसको इन्फेक्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेन होस्ट से ये पैथोजन जाएगा, मेन होस्ट में है, मेन होस्ट से ये पैथोजन जाएगा इंटरमीडिएट होस्ट में, और इस इंटरमीडिएट होस्ट में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर काफ़ी बढ़ा लेगा। फिर इस अपना नंबर बढ़ाने के बाद ये मेन होस्ट में वापस से एंटर करेगा। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रैवल करने के लिए कई बार ये कुछ वेक्टर का इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसको स्प्रेड कर दें, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड कर दें, उसको बोलते हैं वेक्टर। कई बार जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है ना, वो वेक्टर का भी काम कर रहा होता है, अभी हम आगे देखेंगे। और कई बार वेक्टर अलग होता है, इंटरमीडिएट होस्ट अलग होता है। तो ये हो गया इनका इंटरमीडिएट होस्ट और मेन होस्ट का कॉन्सेप्ट। इसमें एक एग्जांपल अगर हम समझें तो ह्यूमन लिवर फ्लूक, एनसीईआरटी में भी सेम एग्जांपल दिया हुआ है, ह्यूमन लिवर फ्लूक। ये ह्यूमंस के अंदर में लिवर में डिजीज कॉज करता है, तो इसका मेन होस्ट कौन होता है, ह्यूमन। अगर इसका मेन होस्ट देखा जाए तो ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए ये दो इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है। एक तो स्नेल पे डिपेंड करता है जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है, और एक दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट है फिश। ये दोनों ही फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, चाहे हम स्नेल की बात करें या फिश की बात करें, तो ये दोनों ही फ्रेश वाटर लेक में पाई जाती हैं। और फिश से होती हुई, मान लो अगर इस फिश को किसी ने कंज्यूम कर लिया और इसको सही से नहीं पकाया या इसको रॉ खा लिया, कच्चा खा लिया, तो डायरेक्टली ये किस में पहुंच जाती है, ह्यूमंस में। तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो मेन होस्ट है, इसका प्राइमरी होस्ट है, उसको अफेक्ट करने के लिए ये दो इंटरमीडिएट होस्ट का सहारा लेती है। तो इस तरह से
कई सारे होस्ट जो होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल इस तरह से कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमको पढ़ना है मलेरिया। मलेरिया एक डिजीज है जो हमारे ब्लड सेल को अफेक्ट करती है। मलेरिया कैसे स्प्रेड होती है, कौन इसका मेन होस्ट होता है? ह्यूमन। जो मलेरिया डिजीज है वो एक पैरासाइट कॉज करता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। इसका मेन होस्ट कौन है? इसका मेन होस्ट होता है ह्यूमंस। अब मान लो ये ह्यूमन के अंदर में डिजीज है, ये पेशेंट है। इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो होता है मच्छर। जहां पे ये अपनी वेजिटेटिव लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वो होता है मच्छर। जब मच्छर इसको फीड करता है यहां से ब्लड, तो ब्लड के साथ वो पैरासाइट को भी उठा लेता है जो इसके माउथ के सलाइवरी ग्लैंड में जाके पड़े रहते हैं। ये जो मस्कीटो है ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, मतलब ये इसकी बॉडी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के साथ में जो मस्कीटो है वो वेक्टर की तरह भी काम करता है। मस्कीटो होस्ट तो है ही इंटरमीडिएट होस्ट, लेकिन वो वेक्टर की तरह भी काम करता है। दूसरे ह्यूमंस के अंदर डिजीज पहुंचाने का काम या फिर पैथोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? मस्कीटो। तो मस्कीटो यहाँ पे वेक्टर और इंटरमीडिएट होस्ट दोनों का काम कर रहा होता है। तो ये हो गई कुछ होस्ट की लाइफ साइकिल, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से वो चलती है वो हमने पता कर लिया। एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म जिसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अब हमें ब्रॉड पैरासिटिज्म के बारे में बात करनी है या फिर ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म बर्ड्स के अंदर दिखाई पड़ती है, जहां पे एक बर्ड होती है, मान लो कोई एक बर्ड है जो अपने ले एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट, किसी दूसरे बर्ड में जो नेस्ट है उसका घोंसला है उसमें अपने अंडे छोड़ देती है, ताकि जो दूसरी बर्ड है जिसको हम बोलते हैं होस्ट, जिसके नेस्ट में वो अपने अंडे छोड़ती है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो बर्ड अंडे ले करती है उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट। और ये ब्रूड पैरासाइट दूसरे बर्ड के नेस्ट में, उसके घोंसले में अपने अंडे रिलीज कर देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कुकू एंड क्रो। जो क्रो है वो यहाँ पे होस्ट है और जो कुकू है वो ब्रूड पैरासाइट है। कुकू क्या है यहाँ पे? पैरासाइट। क्रो का जो नेस्ट होता है, मान लो ये क्रो का नेस्ट है, इस नेस्ट में इसने अपने अंडे दे रखे हैं। इसी नेस्ट में कुकू आकर के बिल्कुल इसी के जैसे अंडे, सिमिलर टाइप के अंडे होने चाहिए, तभी तो उसको क्रो पहचान नहीं पाएगा, वो अपने अंडे रिलीज कर देती है। तो ये पैरासाइट की तरह वर्क करती है। अब इस क्रो बेचारे को, ये जो क्रो बेचारी है, इसको अपने अंडों के साथ में दूसरे के अंडे भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसको भी हैच करने में मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये ब्रूड पैरासिटिज्म वर्क कर रहा होता है। याद रखना, ब्रूड पैरासिटिज्म तभी तक सक्सेसफुल है जब तक ये जो एग है, कुकू का एग, वो रिजेंबल करे या फिर सिमिलैरिटी दिखाए किसके साथ में? ओरिजिनल क्रो के एग के साथ में। ओरिजिनल क्रो एग्स, चाहे हम इसकी साइज की बात करें, उसका साइज सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी पैटर्न में फर्क आएगा तो क्रो उसको पहचान जाएगा और उसको तोड़ देगा। तो इसकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुकू को अपने अंडों में सेम चेंज करने पड़ेंगे जो चेंज क्रो के एग में समय के साथ होते जाते हैं। तो ये कोइवोल्यूशन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जैसे चेंजेस क्रो के एग में होंगे, सेम चेंजेस कुकू के एग में भी देखने को मिलने चाहिए। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म। जो नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन है दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इंटरेक्शन प्लस जीरो टाइप का इंटरेक्शन होता है। जैसा हमने आइडियल पैरासिटिज्म की कंडीशन बताई थी, यहां पर जो होस्ट है उसको कोई नुकसान और कोई बेनिफिट नहीं होता। होस्ट को ना तो कोई नुकसान होता है ना कोई बेनिफिट होता है, तो उसको हम जीरो से लिखते हैं, न्यूट्रल इंटरेक्शन। जबकि जो कमेंसल होता है
जो कमेंसल ऑर्गेनिज्म होता है उसको बेनिफिट मिल रहा होता है, उसके साथ प्लस है, इसके साथ जीरो न्यूट्रल, और यहां पे इसको बेनिफिट मिल रहा होता है ना। तो ये होता है कमेंसल इंटरेक्शन। कमेंसल इंटरेक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कमेंसलिज्म। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कैटल एग्रेट बर्ड, अर्गेट बर्ड। कैटल अर्गेट एक बर्ड होती है जो आपको कैटल्स के आसपास दिख जाएगी। कोई कैटल है जो घास चर रहा है या फिर इधर उधर मूव कर रहा है, तो उस कैटल के आसपास आपको छोटी छोटी बर्ड्स दिखाई देंगी, जिसको हम कैटल एग्रेट अर्गेट बोलते हैं। अब ये जो कैटल है ये तो मैमल है, ये घास चरता हुआ जा रहा है, और इसके आसपास कैटल एग्रेट घूमती है। क्यों घूमती है उसका रीजन समझ लो। जब ये मैमल घास के थ्रू मूव करता है तो जो घास में छोटे छोटे इंसेक्ट्स छुपे हुए थे, जिसको ढूंढने के लिए एग्रेट को मेहनत करनी पड़ती, जब ये मैमल घास से होता हुआ जाएगा तो जो इंसेक्ट्स हैं जो घास में छुपे हुए हैं वो बाहर उछलते हैं, बाहर निकलते हैं वहां से, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो कैटल एग्रेट जो बर्ड है वो उन इंसेक्ट्स को जाकर के ईजिली फीड कर सकती है। तो इससे किसका फायदा हो गया? बर्ड का फायदा हो गया। लेकिन क्या कैटल को इससे कोई फायदा या नुकसान हो रहा है? नहीं भाई, वो तो अपना घास चर रहा था हुआ जा रहा है नॉर्मल, लेकिन उसके आसपास छोटी छोटी बर्ड्स हैं जिसको उसके मूव करने से फायदा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैटल एग्रेट को फायदा मिल रहा है, लेकिन मैमल को कोई फायदा और नुकसान यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये पहला एग्जाम्पल है। एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट्स के अंदर में, जिनको बोलते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, जो किसी दूसरे प्लांट की ब्रांच के ऊपर, मान लो कोई बड़ा सा प्लांट है और उसकी एक ब्रांच है और उस ब्रांच के ऊपर में एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उस छोटे से प्लांट को क्या बोलते हैं? एपीफाइट। इसका एग्जाम्पल है ऑर्चिड प्लांट, जो कि एक एपीफाइट है, और ये किस पर ग्रो करता है? अपॉन मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट की ब्रांच होती है उस पर ग्रो करता है। मान लो ये मैंगो प्लांट है ना, मैंगो प्लांट की ब्रांच है, इस ब्रांच पे एक छोटा सा प्लांट लगा होता है, ऑर्चिड प्लांट। ठीक है, अब ये प्लांट के मैंगो प्लांट पर क्यों लगा हुआ है, क्या इसको फायदा मिल रहा है ऊपर पहुंचने से, और मैंगो प्लांट पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है वो समझ लो। देखो, ये मैंगो प्लांट पे जो ऑर्चिड लगा हुआ है, ये मैंगो से कुछ भी नहीं लेता है, इसको मैंगो प्लांट से कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ रहने की जगह चाहिए। इससे क्या होगा? इसको सनलाइट का एक्सेस मिल जाता है। भाई सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन ऊपर तक सनलाइट बहुत अच्छे से पहुंचती है, तो इसको सनलाइट का एक्सेस मिल जाता है। सनलाइट की मदद से अपना फूड खुद बना लेता है। मतलब इसको मैंगो प्लांट से खाना नहीं चाहिए, अपना खाना तो खुद ही बना रहा है। इसको मैंगो प्लांट से पानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास में जो रूट मिलती है वो एब्जॉर्प्टिव रूट होती हैं। जो रूट होती है ना वो कैसी हैं? स्पॉन्जी रूट होती हैं, एब्जॉर्प्टिव रूट्स होती हैं, एब्जॉर्प्टिव रूट्स। इस रूट की हेल्प से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जो उसके आसपास मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना, उस मॉइस्चर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ना तो इसको खाना चाहिए, खाना ये खुद बना रहा है, पानी ये आसपास के मॉइस्चर से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इसको खाली रहने की एक जगह चाहिए। ऐसे एपीफाइट्स को इसीलिए हम स्पेस पैरासाइट भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेस पैरासाइट। तो एपीफाइट्स का नाम होता है स्पेस पैरासाइट, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ स्पेस चाहिए होता है, रहने की जगह चाहिए होती है। तो ये कमेंसलिज्म रिलेशन है। एपीफाइट का फायदा हो रहा है, ऑर्चिड का फायदा हो रहा है, मैंगो का कोई नुकसान नहीं हो रहा। एक तीसरा एग्जाम्पल और देख लो, बारनेकल्स ऑन बेल्स बैक। बारनेकल छोटे छोटे मॉलस्क्स होते हैं, और वो किस पर ग्रो कर रहे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, और ये वेल की बैक पर, जो वेल है उसकी बैक पर साइड में ये ग्रो कर रहे होते हैं। अब वेल इतनी बड़ी है भाई, वेल का साइज इतना बड़ा है, उस पर अगर छोटे मोटे बार्नेकल्स लगे भी होंगे तो उसको तो कभी पता भी नहीं लगेगा।
ठीक है, तो उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन बार्नेकल्स ईजिली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल होता है एक्वेटिक मरीन एरिया से, ये भी एग्जाम्पल है सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनीमोन एक इस तरह का नुकीला एनिमल होता है, सेसाइल एनिमल, जो एक ही जगह पर लगा रहता है। इसके पास में नुकीले टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पर नुकीले टेंटिकल्स होते हैं, जहरीले, जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके टेंटिकल्स के बीच में एक छोटी सी फिश रहती है जिसको बोलते हैं क्लाउन फिश। अब क्योंकि ये टेंटिकल्स के बीच में रहती हैं, तो कोई भी प्रीडेटर जो इसको खाने आएगा वो इजीली इसको नहीं खा सकता, क्योंकि अगर ये इसको खाएगा तो इसके जो टेंटिकल्स हैं सी एनीमोन के, इसको चुभ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इस फिश को ये क्यों नहीं चुभते? क्योंकि इसके ऊपर में एक स्पेशल मटेरियल की कोटिंग होती है जिससे इसको टेंटिकल्स अफेक्ट नहीं करते। लेकिन प्रीडेटर तो इसको नहीं खा सकता, तो ये यहाँ से इसको फायदा मिल जाता है, जो ये है इसको फायदा मिल जाता है। लेकिन सी एनीमोन को इसके रहने और ना रहने से कोई फायदा नुकसान नहीं है, तो सी एनीमोन के लिए 0। तो सी एनीमोन और जो क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश प्लस और ये 0, इसका इफेक्ट होता है। ये कुछ कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको जो मेन याद रखने हैं वो कैटल एरग्रेट और एपीफाइट्स। क्वेश्चन जब भी आता है जनरली एपीफाइट्स में काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। बाकी ये सिंपल सही इंटरेक्शन है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लास्ट जो इंटरेक्शन हमें पढ़ना है दैट इज अमेंसलिज्म। जो लास्ट इंटरेक्शन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अमेंसलिज्म। ये कमेंसलिज्म का उल्टा है। कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा मिल रहा था जो दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान होगा और दूसरे पे न्यूट्रल रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कमेंसलिज्म का उल्टा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, मान लो कोई माइक्रोब है, कोई फंजाई है या बैक्टीरिया है, मान लो फंजाई लेते हैं। इस फंजाई की बॉडी में बहुत सारा फंक्शन होता है जिससे कि वेस्ट मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं। भाई जब भी कहीं पे फंक्शन होता है तो वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो ये फंजाई क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल बाहर भेज देता है, बाहर छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, अपने आसपास अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देता है। ये जो वेस्ट मटेरियल है ये टॉक्सिन की तरह काम करता है। किसके लिए? मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे गलती से कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो ये जो टॉक्सिन है, वेस्ट मटेरियल है, ये इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा? किल कर देगा। अब फंजाई को तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसको तो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना था, लेकिन उसके वेस्ट मटेरियल से जो बैक्टीरिया उसके आसपास था वो क्या हो गया? किल हो गया। तो ये इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। एक को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, न्यूट्रल, दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट। जितना भी एंटीबायोटिक रिलेशन है, भाई इस केमिकल को अगर हम उठा करके कंसंट्रेट कर दें, इसको बड़ी कॉन्सेंट्रेशन में निकाल के, बड़ी मात्रा में निकाल के इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए, तो क्या हम इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जितने भी एंटीबायोटिक वाले रिलेशंस होते हैं, एंटीबायोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, वो इसी इंटरेक्शन पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक को हम कहाँ से बनाते हैं? फ्रॉम दीज बाय प्रोडक्ट्स। जो बाय प्रोडक्ट इस माइक्रोब ने रिलीज किए हैं, इन्हीं बाय प्रोडक्ट्स की मदद से हम क्या बना रहे होते हैं? एंटीबायोटिक का सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ताकि हम ये जो दूसरा माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसको किल कर सकें। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, या फिर जब ये क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह से आता है, पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, और बैक्टीरिया। आपको पता होगा कि पेनिसिलियम नाम का एक फंगस होता है जो पेनिसिलिन को वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकालता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट एक बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो ये जो इंटरेक्शन है पेनिसिलिन और बैक्टीरिया के बीच में, ये -0 वाला इंटरेक्शन है। ये इंटरेक्शन हमें याद रखना है, ये एक बार नीट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी गया है। तो ये सामने सारे इंटरेक्शन यहाँ पे कवर कर लिए, जितने भी कम्युनिटी इंटरेक्शन या फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन थे सारे यहाँ पे हमने पढ़ लिए।